स्टोरी के शुरुआत में कोई कहता है एक मेड के लिए पिटा कैस्टल में दिन रात काम करना ये बहुत मुश्किल होता होगा। फिर वो अपने मन में कहता है शायद ये लड़की मेरे पैसों को चुराना चाहती है, क्योंकि इसने इतने हार्ड वर्क को ही क्यों चुना। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम लूसियस है और वो पिटा कैस्टल का लैंड लॉर्ड है। लूसियस कहता है आयरा। फिर वो मेड घूमते हुए कहती है यस माय लॉर्ड। लूसियस बोलता है मुझे ये सही नहीं लग रहा, क्या तुम्हारे लिए ये काम बहुत टफ नहीं रहता। आयरा बोलती है नहीं नहीं माय लॉर्ड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये मेरे लिए बहुत हार्ड था किसी ऐसी जगह पर काम मिलना, और अगर मुझे माय लॉर्ड की हेल्प करने का अवसर मिले तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। इधर लूसियस अपने मन में सोचता है अब ये कुछ ज़्यादा ही बोल रही है, ये पक्का झूठ बोल रही है। तभी लूसियस अपने फिंगर से कुछ करता है और उस लड़की की सारी डिटेल्स एक विंडो सिस्टम में ओपन हो जाती है, जहां हमें उसका नाम आयरा लेवल 6 बताया जाता है और उसकी स्पेशलिटीज़ अकाउंटिंग, थ्योरी, एक्टिंग है। और इस समय वो एक मेड की जैसा एक्टिंग कर रही है। आयरा बोलती है माय लॉर्ड, मुझे अकाउंटिंग के बारे में बहुत नॉलेज है, अगर आप मुझे एक मौका दें तो मैं डेफिनेटली आपके सोच से भी अधिक अच्छा करूँगी। लूसियस उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद कहता है ओह ऐसा क्या। फिर वो अपने मन में सोचता है मानना पड़ेगा इसका वर्क तो मुश्किल था ही, साथ में इसने पहले से ही प्लान बना के रखा था मुझे धोखा देने की। तो फिर अब तुम देखो कि मैं कैसे तुमसे इसका एडवांटेज लूँगा। और वो बहुत डेविल वाली स्माइल कर रहा होता है। फिर सीन कुछ समय पहले का शिफ्ट होता है जहां मोटे से लड़के को गेम खेलते हुए हमें दिखाया जाता है और लूसियस बताता है ये एक गेम है जिसे द लीजेंड ऑफ द हीरोइन के नाम से जाना जाता है। ये एक एरेटिक गेम है जहां तुम वॉरियर बन सकते हो और लड़कियों के साथ सिस्टम भी कर सकते हो। लूसियस बोलता है लेकिन एक दिन जब मैं उठा तभी कोई बोल रहा होता है ये क्या बकवास है, मैं कहाँ हूँ, मैं एक कैरेक्टर बन गया था इस एरेटिक गेम का। फिर लूसियस बोल रहा होता है क्या यह सपना है। फिर वो अपने गालों को खींचते हुए कहता है लेकिन मुझे इस फ्रस्ट्रेटिंग और स्टूपिड इडियटिक कैरेक्टर में ही क्यों बदलना था, मैं आखिर इस बास्टर्ड के बॉडी में कर क्या रहा हूँ। फिर वो बताता है जल्द ही ये ठरकी उस मेड के ट्रैप में फंस जाता और इसकी क्रश को भी कोई और आदमी ले जाएगा और आगे चलकर ये अपने सारे पैसों को गवा देगा जो कि यहाँ के किसानों के हैं। फिर लूसियस कहता है अब इससे ज़्यादा बुरा भी मेरे साथ कुछ होना रह गया है। फिर वो कहता है एक मिनट शायद ये वर्क करे। फिर वो स्टेटस विंडो का नाम लेता है जिससे कि लूसियस बहुत खुश हो जाता है और उसके सामने एक इन्फॉर्मेशन बताई जाती है जहाँ उसका नाम लूसियस लेवल 36 स्ट्रेंथ एक नॉर्मल आदमी से 18 गुना होता है और उसके स्पेशलिटीज़ के बारे में बताया जाता है जो आप देख सकते हैं। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहां वो सोच रहा होता है जब मैं इस बास्टर्ड के बॉडी में आया था तब पहले तो मैं बहुत शॉक्ड था, लेकिन अब मैं सोचूं तो ये ठीक ही है, मुझे कोई बेवकूफ़ की तरह ट्रीट नहीं करता क्योंकि अब मैं अपने ओरिजिनल सेल्फ की तरह एक्ट कर रहा हूँ। तभी आयरा उसका ध्यान अपनी तरफ करती है जिसे देखकर लूसियस कहता है ठीक है मैं तुम्हें अकाउंटेंट बनाने के बारे में सोचूंगा, क्या तुम जाकर रॉबिन को मेरे लिए बुला सकती हो। आयरा बोलती है यस माय लॉर्ड। तभी दरवाजे पे कोई आता है और बोलता है मैं रॉबिन माय लॉर्ड, मुझे इजाज़त दें अंदर आने के लिए। लूसियस कहता है तुम अंदर आ सकते हो। तभी रॉबिन को दिखाया जाता है जो कि एक सोल्जर होता है। वो आते ही लूसियस को ग्रीट करता है। लूसियस बोलता है तो इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है, जो मैंने तुम्हें आयरा के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को बोला था। रॉबिन बोलता है माय लॉर्ड, मैं आपको इसकी रिपोर्ट देना चाहता हूँ और उन दोनों के बीच बहुत कुछ बातें होती हैं जो हमें नहीं बताया गया है। फिर लूसियस बोलता है तुमने बहुत हार्ड वर्क किया इस रिपोर्ट के लिए, तुम्हारा ये कहना है कि आयरा हर दिन अकाउंटिंग वर्क जहाँ होता है वहाँ चक्कर लगाती है और वो कुछ दिनों से एक गार्ड से मिलने जाती है जिसका नाम कार्ल है। रॉबिन कहता है यस माय लॉर्ड, और उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो दोनों किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं। लूसियस कहता है अपने मन में आयरा बस अब मैं तुम्हारा और वेट नहीं कर सकता। फिर वो हंसते हुए रॉबिन को कुछ कहता है जो हमें नहीं बताया गया और सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग को जहां हमें आयरा को दिखाया जाता है। तभी कोई कहता है कौन है वहां पर। आयरा क्या ये तुम हो। आयरा कहती है हाँ मिस्टर रॉबिन ये मैं हूँ। तभी रॉबिन को दिखाया जाता है जो बोलता है
क्या तुम थोड़ा सा मेरी हेल्प कर सकती हो? आयरा बोलती है हाँ क्यों नहीं। तभी हमें उन दोनों को अंडरग्राउंड बेसमेंट में दिखाया जाता है, जहाँ आयरा अपने मन में सोचती है ये तो स्टोरेज रूम जानने का रास्ता है, और वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो स्टोरेज लॉक को ध्यान से देखते हुए कहती है एक कॉम्बिनेशन लॉक, ओह ये तो बहुत आसानी से खुल गया। फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं, जहाँ कई सारे इक्विपमेंट और सोने चांदी रखे होते हैं। रॉबिन बोलता है इसको यहाँ से हटाकर साइड वाले डेस्क पर रखना है, और ध्यान रखना किसी भी आइटम पे स्क्रैच नहीं आने चाहिए। जिसे देखकर आयरा के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो कहती है वाह, मैं तो केवल ये सोच रही हूँ कि इनकी कीमत कितनी होगी। तभी रॉबिन उसे आवाज़ देता है जल्दी मेरी हेल्प करो इन सबको यहाँ से हटाने में। आयरा ईविल स्माइल करते हुए कहती है अब मुझे अकाउंटिंग की जॉब की कोई ज़रूरत नहीं। और इसी के साथ सीन रात को शिफ्ट होता है, जहाँ उसी अंडरग्राउंड बेसमेंट में हमें आयरा और एक भोंदू से लड़के को दिखाया जाता है। वो लड़का वही होता है जिसके बारे में रॉबिन ने लूसियस को रिपोर्ट दिया होता है कि आयरा कुछ दिनों से उस लड़के से मिल रही है। कार्ल कहता है ये बहुत रिस्की है, देख के तो ऐसा लग रहा है ये इनके जनरेशन बाय जनरेशन पास डाउन किया गया है। अगर हम यहाँ पकड़े गए तो ऑन द स्पॉट किल कर दिए जाएंगे। आयरा बोलती है हमें सतर्क रहना होगा और अभी अंधेरा है, अगर तुम नहीं आना चाहते तो भाड़ में जाओ, मैं खुद से ये सब हैंडल कर लूँगी। तभी कार्ल कहता है अरे अरे नहीं नहीं, तुम तो सबसे बेस्ट हो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तभी कार्ल वहीं बगल से एक कैंडल को अपने हाथ में ले लेता है। फिर आयरा अपने मन में कहती है तुम बेवकूफ़ कार्ल, बस तुम वेट करो, जैसे ही ये सब ख़त्म होगा फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ मैं बताऊँगी तुम्हें। फिर वो दोनों लॉक को ओपन करते हैं और अंदर चले जाते हैं। आयरा बोलती है कैंडल को सामने रख दो, और जैसे वो लोग कैंडल को सामने रख देते हैं वहाँ कई सारे खजाने देखने को मिलते हैं। तभी हमें किसी एक रोड को दिखाया जाता है जिस पे खून लगा रहता है, और इधर कार्ल के मुंह तो खुले रहते हैं खजाने को देखकर। तभी उसके पीछे से लूसियस एक रोड से कार्ल के सिर पर इतनी फोर्स से मारता है कि कार्ल उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है, और आयरा लूसियस को देखकर बहुत डर जाती है, और लूसियस खतरनाक तरीके से आयरा को ही देख रहा होता है। आयरा कहती है रुको रुको माय लॉर्ड प्लीज़, मैं इस सब में नहीं थी, वो कार्ल था। लूसियस बोलता है तुम मुझे मत बताओ कि कैसे और क्या हुआ यहाँ पर। इधर आयरा रोते हुए बोलती है माय लॉर्ड, और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है आयरा बेड पर लेटी होती है, और तभी उसे होश आता है, और वो अपने सामने लूसियस को देखकर बहुत चौंक जाती है। तभी वो अपने हाथों और पैरों को हिलाती है, जो कि अभी तक तो बिल्कुल ठीक रहते हैं, लेकिन बाद में लूसियस आगे चलकर पता नहीं उसके साथ क्या करे। आयरा रोते हुए कहती है माय लॉर्ड मुझे माफ़ कर दो। लूसियस बोलता है मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था, लेकिन तुमने मेरे फादर के मोमेंटोज़ में चोरी करने की कोशिश की, तो इसके लिए तुम्हें रीपे तो करना होगा। फिर लूसियस उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है अगर मैं रूल्स को फॉलो करूं तो मुझे तुम्हें यहीं पे और इसी वक्त मार देना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। आयरा को कुछ समझ में नहीं आता, वो कहती है माय लॉर्ड क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया? तभी लूसियस कहता है हंसते हुए बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम्हारी इस गलती की सज़ा मैं किसी और तरह से देना चाहता हूँ जिसमें हम दोनों को मज़ा आएगा। तो गाइस आपको पता ही होगा इस स्टोरी का एमसी बिल्कुल विलन है, और आगे चलकर ऐसे बहुत से सीन आने वाले हैं। लूसियस आयरा के कपड़े फाड़ देता है और उसके मुंह को दबाकर उसके इधर उधर टच करने लगता है, और आयरा भी उसे रेजिस्ट नहीं कर पा रही होती। लूसियस आयरा के मुंह से अपने हाथों को हटाता है। आयरा कहती है प्लीज़ स्टॉप, लेकिन ये सही नहीं है। लूसियस हंसते हुए कहता है ठीक है फिर वो बहुत ख़तरनाक तरीके से कहता है अगर तुमने कोई भी साइन दिखाई मुझे रेजिस्ट करने की तो मैं तुम्हें उसी वक्त मार दूंगा, जिससे कि आयरा बहुत डर जाती है और कहती है इस पनिशमेंट से अच्छा तो ये है कि तुम मुझे मार ही दो। लूसियस उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसके गालों पर चाटने लगता है, और फिर उसको पकड़कर उसके साथ ज़बरदस्ती वो सारे काम करता है जो मैं आपको दिखा नहीं सकता। लूसियस आयरा के नीचे के कपड़े भी फाड़ देता है और कहता है आयरा बेबी अब बोलो मैं तुम्हें कैसी पनिशमेंट दूं, और वो उसके साथ बहुत गंदे गंदे काम करता है।
ये सब खत्म होने के बाद आयरा बोलती है माय लॉर्ड। लूसियस उसके उधर देखता है। आयरा बोलती है क्या ये सब अब ख़त्म हो गया? लूसियस हंसते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, अभी ये तो तुम्हारी पनिशमेंट की केवल एक शुरुआत है। जिसे सुनकर आयरा ब्लश करते हुए लूसियस को देखती है, फिर वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। लूसियस उसे देखते हुए कहता है मेरी प्यारी आयरा, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि तुमने किस डेविल से पंगा लिया है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लूसियस को, जो हाथ जोड़कर खड़ा होता है और कहता है मैं एक प्रीस्ट हूँ और मैं ये प्रे करता हूँ कि मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग को फिर से आयरा के साथ सोने का मौका मिले। और फिर वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहता है प्लीज़ मेरे इस लैंड के प्राइस को बढ़ा दो और इसके फसल हर साल अच्छे हों। सिस्टम विंडो ओपन होता है और उसमें लिख कर आता है तुम्हारी फार्म लैंड की फर्टिलिटी बढ़ गई है। अकॉर्डिंग टू गेम, तुमने लड़की के साथ रात बिताई और प्रेयर किया, इसलिए तुम्हारे फार्म लैंड को और अधिक फर्टाइल प्राप्त होता है। लूसियस खुश होते हुए कहता है सच में ये फीलिंग बहुत बढ़िया है, जैसा कि ओरिजिनल गेम में होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट चैप्टर के लिए कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, फिर मिलेंगे। तो गाइस स्टोरी ऑफ द विलेन के सेकंड पार्ट में दिखाया जाता है लूसियस प्रे कर रहा होता है कि हे लॉर्ड, आप इन किसानों के कठिन परिश्रमों को देखते हुए यहाँ आएँ। और फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है और प्लीज़ उन लैंड्स की कीमतों को बढ़ा दें। और उसके मन में चल रहा होता है कि आयरा तुम सेकंड राउंड के लिए तैयार रहो। और सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि आपके फार्म लैंड को उपजाऊ बनाया जाता है। लूसियस बोलता है सच में ये फीलिंग्स बहुत बढ़िया है, जैसा कि ओरिजिनल गेम में होता है प्रेयर करने के बाद, वैसे ही लैंड्स की कीमत बढ़ गई है। और पिछले चैप्टर में मैंने बोला था आप लोगों से कि जो फार्म लैंड की फर्टिलिटी बढ़ी है वो आयरा के साथ सोने की वजह से है। तो ऐसा भी कुछ यहाँ पे बताया नहीं गया है। तो कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ लूसियस कुछ डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहा होता है। लूसियस कहता है इन सब को देखते हुए ये पता चलता है कि मैं अभी खाई के बिल्कुल किनारे पे खड़ा हूँ और यहाँ बहुत सारे फंडामेंटल प्रॉब्लम हैं जिन्हें अब मुझे अपने हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। ओरिजिनल गेम में लूसियस केवल 50% टैक्स किसानों से लेता था और वो ब्लेसिंग को यूज़ करता था फार्म लैंड को उपजाऊ बनाने के लिए, जिससे कि फसल अच्छी हो। और वो जो किसान थे वो ना टैक्स को ही प्रॉपरली भरते थे और साथ में वो ये कह देते थे कि इस साल फसल हुई ही नहीं। जहां आप देख सकते हैं लूसियस को सिस्टम की तरफ से टैक्स का केवल 10% मिला होता है और वो मोटू मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। इधर लूसियस को सिस्टम से वार्निंग मिल रहा होता है कि आप बैंकरप्ट हो रहे हैं। और फिर लूसियस बताता है इसको तो थोड़ा भी शक नहीं होता था किसानों और उनकी फैमिलीज़ के ऊपर, जबकि ये बैंकरप्सी के किनारे पर खड़ा हुआ है। फिर वो गुस्से से कहता है ये अकाउंटिंग बुक्स मुझे इरिटेट कर रही है। तभी वो वहाँ से उठकर सामने देखते हुए कहता है क्या वो लोग मुझे देखने आए हैं एक छोटी सी बात के लिए? लेकिन ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है। फिर वो सामने देखकर बहुत चौंक जाता है और कहता है ये क्या है? हमें कुछ लोग घोड़ा गाड़ी पर अनाज को लाते हुए दिखाए जाते हैं। लूसियस बोलता है ओह, मैं देख सकता हूँ कि ये लोग अपने टैक्स को पे करने के लिए आए हैं। फिर वो अपने उसी रोड को उठाते हुए कहता है तो फिर चलो अब कुछ बात करने का समय आ गया है। तभी मोटू उसे देखते हुए कहता है वो आ रहा है और लूसियस को ग्रीट करते हुए कहता है माय लॉर्ड कैसे हैं आप, क्या आपने भोजन किया? लूसियस बोलता है हाँ मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ सब बढ़िया चल रहा है? फिर हमें मोटू का पेट दिखाया जाता है, जिससे कि हमें यह तो पता चल जाता है कि इस समय मोटू से बढ़िया ज़िंदगी कोई भी नहीं जी रहा है। लूसियस अपने मन में कहता है देखो तो इस बास्टर्ड को, इसने खुद के लिए 3 नौकरों को रख रखा है जो कि इसके लिए काम करते हैं। मोटू के स्टेटस को लूसियस ओपन करता है जहां मोटू का लेवल 10 बताया जाता है और जॉब एक पीजेंट जो कि किसान होता है। मोटू बोलता है माय लॉर्ड इस बार फिर से ज़्यादा खेती नहीं हुई तो इस बार मैं आपको इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। फिर वो हंसते हुए कहता है मैं अगले साल हार्ड वर्क करूंगा जिससे कि आपको पूरा टैक्स पे कर पाऊँ। फिर लूसियस उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और उसे देखकर मोटू को कुछ समझ में नहीं आता तो वो भी हंसने लगता है। लूसियस बोलता है चलो चलते हैं उस लैंड को देखने जो तुमने मुझसे लिया है। मोटू उसकी बात सुनकर अपने मन में सोचता है हैं ये क्या हो गया? फिर मोटू घबराते हुए कहता है असल में माय लॉर्ड क्या कुछ गलत हुआ है? तभी लूसियस बोलता है रॉबिन घोड़े को बाहर निकालो
और वो अपने रोड को मोटू के सामने कर देता है। मोटू डरते हुए कहता है, नहीं माय लॉर्ड, मैं नेक्स्ट टाइम हार्ड वर्क करूँगा। लूसियस गुस्से से बोलता है, मैंने कहा ना कि चलो इसी वक्त। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, मोटू कहता है, माय लॉर्ड हम पहुँच गए। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ कुछ भी नहीं है। और सिस्टम पे लिख के आता है कि मोटू झूठ बोल रहा है। फिर लूसियस कहता है, ये सब छोड़ो, जाओ वो डोर ओपन करो। मोटू कहता है, माय लॉर्ड हम हार्वेस्टर हैं तो हमारे घर की सिचुएशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए बेहतर होगा आप वहाँ न जाएं। सिस्टम पे फिर से नोटिफिकेशन आता है कि ये मोटू का दूसरा झूठ है और उसे देखकर लूसियस का दिमाग ख़राब हो जाता है और वो मोटू को पीटने लगता है। और फिर लूसियस दरवाज़ा तोड़कर अंदर एंटर होता है और वहाँ दो लड़कियों को देखकर कहता है, ये तो किसी तरह भी देखने पर हार्वेस्टर की तरह नहीं लग रहे, क्या ये तुम्हारे डॉटर्स हैं? उधर 2-3 लोग जो काम कर रहे होते हैं वो लूसीफर को देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये तो माय लॉर्ड हैं। और उधर मोटू कहता है, माय लॉर्ड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, यहाँ कुछ भी गलत नहीं हो रहा। लूसियस कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर यहाँ कुछ गलत नहीं हो रहा तो तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? मोटू कहता है, मैं तो सिर्फ आपको ये कहना चाहता था कि मैं यहाँ आपसे कुछ भी छिपा नहीं रहा हूँ। सिस्टम पे लिख के आता है, ये इसका चौथा झूठ है। तभी लूसियस को नीचे एक दरवाज़ा दिखता है जहाँ पे लॉक लगा होता है और फिर उसे तोड़कर लूसियस अंदर जाने लगता है और उधर मोटू माय लॉर्ड प्लीज़ रुकिए ऐसा ही चिल्लाया जा रहा होता है। लूसियस को अंदर कई सारे बोरियां दिखती हैं जिन्हें देखकर लूसियस मोटू से कहता है, ये सब क्या है? मोटू कहता है, माय लॉर्ड ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें केवल भूसा भरा हुआ है। और ये उसका 5वां झूठ होता है। लूसियस बोरी को पकड़ते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, मैं केवल इसमें से एक को चेक करना चाहता हूँ। और ये कहकर वो बोरी को फाड़ देता है जिसमें से अनाज निकलता है, जिसे देखकर लूसियस खुश होते हुए कहता है, ये तो मुझे कुछ और ही दिख रहा है। उधर मोटू अपने हाथ को जोड़कर कहता है, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे इसके लिए, केवल इस बार मुझे कृपया करके माफ़ कर दीजिए। तभी ऊपर से कुछ लोग मोटू को देखने लगते हैं जिसे देखकर मोटू कहता है, ओह शिट, ये तो बहुत शर्मनाक है। मोटू गुस्से से कहता है, मैं इस सब में अकेला नहीं हूँ। लूसियस तभी उसको अपने रोड से मारते हुए कहता है, अगर तुम अकेले नहीं हो इस सब में तो फिर मैं अब अच्छा फील कर रहा हूँ। और वो एक ही हिट में मारा जाता है। फिर लूसियस बगल में दोनों लड़कियों को देखते हुए कहता है, इसने टैक्स को नहीं दिया और कई सारे अमाउंट में अनाज को छिपाने के जुर्म में इसे एग्जीक्यूट किया जाता है। और फिर अपने रोड को उन दोनों के सामने करते हुए कहता है, और इस सब में इसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी, इसलिए उन्हें भी एग्जीक्यूट किया जाएगा। वो दोनों डरते हुए कहते हैं, माय लॉर्ड प्लीज़ हमें ज़िंदा छोड़ दें, हम मरना नहीं चाहते। तभी रॉबिन बोलता है, माय लॉर्ड क्या सच में आप ये करना चाहते हैं? ये दोनों उस मोटू के डॉटर्स हैं। लूसीफर कहता है, मैंने पहले ही इन दोनों के बारे में सोच लिया है, तो अभी के लिए इन दोनों को यहाँ से उठाओ और मेरे सेलार बेसमेंट में लेकर जाओ और अच्छे से बांध देना वहाँ पे। तो गाइज़ अभी ये कुछ नहीं, आगे लूसियस की क्रूएल्टी देखना आप, जो कि बिल्कुल डेविल वाली है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ लूसियस कह रहा होता है, मैं एग्जीक्यूशन का रिज़ल्ट देख सकता हूँ। अब जितने भी किसान हैं वो 10 टाइम्स ज़्यादा खेती कर रहे हैं पहले के मुकाबले। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो मैं कुछ ही महीनों में अपने सारे फाइनेंस को रिकवर कर लूँगा। अभी कोई कहता है, माय लॉर्ड सिस्टर सायरी आपसे मिलने आई हैं। लूसियस कहता है, मैं पहले से ही फिगर आउट कर सकता हूँ जितने भी दबे हुए इशूज़ हैं, क्योंकि लूसियस को पहले से ही इस गेम में जो हुआ है और जो होने वाला है वो सब पता होता है, जितने भी इवेंट्स हैं। लूसियस कहता है, तो ये समय है मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलने का। तभी कोई कहता है, हेलो माय लॉर्ड, और हमें शायरी को दिखाया जाता है जो कहती है, मैंने आपके लेटर को रिसीव किया था, इसलिए मैं आपको देखने के लिए आई हूँ। लूसियस कहता है, शायरी की स्टेट्स तो बहुत अच्छी हैं जितना मैंने सोचा था उससे। शायरी का स्टेटस दिखाया जाता है लेवल 10, जॉब सिस्टर ऑफ द प्रोटेस्टेंट चर्च, लाइक एबिलिटी 78 होता है। लूसियस रोने की एक्टिंग करते हुए कहता है, शायरी मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है जब मैंने ये सुना कि वो फ्यूडल लॉर्ड तुम्हारे ऊपर मूव करने की कोशिश कर रहा है। शायरी रोते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में इतना फिक्र करते हो। लूसियस कहता है, ये सब ठीक है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। जिसे सुनकर शायरी बहुत इमोशनल हो जाती है। लूसियस कहता है, तुम ये मत भूलना कि तुम्हारे पास एक प्रीस्ट और फ्यूडल लॉर्ड का स्ट्रेंथ है, क्योंकि लूसियस भी एक फ्यूडल लॉर्ड के साथ साथ एक प्रीस्ट भी होता है। और लूसियस कहता है, तुम यहाँ पर अभी से काम कर सकती हो और तुम्हें कोई भी परेशान करे तो तुम मुझसे बोलना।
शायरी कहती है, माय लॉर्ड आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लूसियस अपने जगह से उठते हुए कहता है, लेकिन मेरे पास एक कंडीशन है इसके लिए। शायरी बोलती है, ठीक है माय लॉर्ड, मुझे बताएं क्या कंडीशन है। लूसियस शायरी के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज़ तुम मुझे केवल लूसियस बुला सकती हो जब हम दोनों अकेले हों। शायरी ब्लश करते हुए कहती है, हाँ लूसियस, और उसकी लाइकेबिलिटी 82% पर पहुंच जाती है, जिसे देखकर लूसियस कहता है, थैंक यू शायरी, और मन में कहता है, शायरी मैं वो हूँ जो जल्द ही तुम्हारे साथ बिस्तर पे होगा। फिर लूसियस बताता है, शायरी ने काम करने से पहले सारे इवेंट्स को पता लगाया है जो अभी जल्द ही यहाँ पर हुए हैं, और उसने मुझसे विनती की है कि आयरा और मोटू के डॉटर्स को छोड़ दूँ मैं। फिर नेक्स्ट सीन में लूसियस किसी से कह रहा होता है कि तुमने बहुत हार्ड वर्क किया यहाँ पर, अभी के लिए मेरे साथ बेसमेंट में चलो। और कोई कहता है, यस माय लॉर्ड। फिर हमें दो लोगों को बेसमेंट में दिखाया जाता है, जिसमें से लूसियस अपने मन में कहता है, सारी के बार बार रिक्वेस्ट करने की वजह से मोटू के डॉटर्स के लाइफ को मैं बख्श रहा हूँ, और मैंने ये डिसाइड किया है कि उनको मैं एक स्लेब्स की तरह सेल कर दूँगा। और हमें वहीं आयरा को दिखाया जाता है जो कि पागलों की तरह हंस रही होती है, जिसे देखकर लूसियस अपने मन में कहता है, इसे क्या हुआ, क्या ये कुछ दिनों से प्रिजन में रहने के कारण पागल हो गई है। फिर हमें लूसियस के साथ वाले बंदे को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहता है, क्या यही है वो स्लेव जिसे आप बेचना चाहते हैं। लूसियस कहता है, नहीं, वो इसके अपोजिट वाले प्रिजन में है। फिर वो दोनों उन्हें देखते हैं, जिसे देखकर चश्मे वाला आदमी कहता है, इनकी बॉडी शेप बहुत अच्छी है और चेहरा भी अच्छा है। और हमें उन दोनों लड़की को दिखाया जाता है जिन्हें लूसियस ने नेग्ड करके बहुत बुरी तरीके से बांध रखा होता है, और वो दोनों रो रही होती हैं। लूसियस कहता है, क्या किसी तरह भी तुम इन्हें हमेशा के लिए म्यूट कर सकते हो जिससे कि ये दोनों ज़्यादा आवाज़ न निकाल पाएँ। वो आदमी कहता है, ठीक है, ये मैं आपके लिए कर सकता हूँ। और हमें कुछ खून के छींटे दिखाए जाते हैं। लूसियस अपने मन में सोचता है, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मुझे नहीं पता कि ये दोनों बाहर जाकर मेरे बारे में कैसी अफवाहें फैलाती। फिर लूसियस आयरा को देखते हुए कहता है, पता नहीं किस कारण के वजह से ये इतना पागल हो रही है। आयरा लूसियस को अपनी तरफ देखते हुए देखती है और फिर पागलों की तरह हंसने लगती है। लूसियस कहता है, ये बिच, ऐसा लग रहा है ये पागल होने की एक्टिंग कर रही है मेरे सामने। अभी बगल में वो आदमी कहता है, माय लॉर्ड। लूसियस बोलता है, क्या हुआ। फिर वो आदमी इविल स्माइल देते हुए कहता है, इस पिंक हेयर्ड बाल वाले लड़की को आप सेल मत करना। तभी आयरा वहाँ से भाग जाती है और पीछे बैठकर रोने लगती है। उसकी ऐसी हरकतें देखकर लूसियस बहुत कंफ्यूज हो जाता है, और वो आदमी लूसियस से कहता है, इस लड़की के साथ मुझे कुछ देर के लिए खेलना है। लूसियस कहता है, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, इसे अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। वो आदमी वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है, फिर मैं आपके बातों को समझता हूँ। तो गाइज़, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, और इसके नेक्स्ट चैप्टर के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो गाइस, द स्टोरी ऑफ द विलेन के थर्ड चैप्टर में हमें दिखाया जाता है, वो चश्मे वाला आदमी वहाँ से हंसते हुए जा रहा होता है और लूसियस से कहता है, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ, इसलिए अब आप ही मज़ा कीजिए इस लड़की के साथ। तभी आयरा फिर से अचानक से लूसियस के सामने आकर हंसने लगती है, जिसे देखकर लूसियस उसे गाली देते हुए कहता है, तुम बीच। और आयरा और तेज़ी से हंसने लगती है। फिर उसे देखकर लूसियस कहता है अपने मन में, ये तो होना ही था तुम्हारे साथ। फिर वो हंसते हुए कहता है, शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन जो मुझे धोखा देने की कोशिश करता है उसकी ज़िंदगी को मैं बर्बाद कर देता हूँ। और आयरा, मैंने तुम्हें बहुत टाइम दे दिया। फिर वो प्रिजन में लगे हुए लोहे को इतनी तेज़ी से पकड़ता है कि वो टेढ़ा हो जाता है, जिसे देखकर आयरा भी डर कर पीछे हट जाती है। और लूसियस बोलता है, मैं अभी तक तुम्हें अच्छे से ट्रीट कर रहा था, लेकिन अब तुम पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाओ। फिर नेक्स्ट सीन 3 दिनों के बाद का शिफ्ट होता है, जहां आयरा को 2 गार्ड पकड़कर पिटा कैस्टल के गेट के सामने लेकर आते हैं। वहां कई सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं। आयरा अपने मन में सोचती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मुझे कैसी पनिशमेंट मिलने वाली है, लेकिन क्या ये लोग केवल दिखाने के लिए लाए हैं इन लोगों को कि मैं एक चोर हूँ, और बताने के लिए। फिर वो हंसते हुए कहती है, लगता है वो अभी भी एक बच्चा है और बहुत बेवकूफ़ भी। अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है एक पागल की तरह एक्ट करने की, और तुम बस कुछ देर इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे रेपुटेशन को बर्बाद कर दूंगी रूमर्स फैलाकर। लूसियस तभी वहाँ अनाउंस करता है कि एग्जीक्यूशन को शुरू किया जाए, और फिर वो बताता है कि इस लड़की ने एक चोरी करने की कोशिश की है, इसलिए आप लोगों को ये मौका दिया जाएगा कि आप लोग इसे जो भी सज़ा देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, कि इसे अपने गलती पर पछतावा हो।
फिर वो कहता है कि जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो इसे केवल एक नए पर्सन की तरह एक्नॉलेज करो, और आप लोग जो भी सज़ा इसे देंगे अगर ये पूरा कर लेती है तो इसे छोड़ दिया जाएगा। और ये सब सुनकर आयरा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे भी पता होता है कि एक सज़ा देने से पहले इन्फॉर्मेशन ये लोग इकट्ठा करेंगे, जिससे कि उसी के आधार पर ये लोग उसे सज़ा दें। इससे ये होगा कि जितने भी लूसियस की करतूतें हैं वो आयरा सभी के बीच फैला सकती है। लेकिन तभी लूसियस बोलता है, गार्ड प्लीज़, जितने भी कपड़े आयरा ने ऊपर नीचे पहन कर रखे हुए हैं उन्हें उतार दो। और ये सुनकर तो आयरा पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, और फिर आगे बढ़कर आयरा के जितने भी कपड़े होते हैं वो फाड़ देते हैं। और ऑफकोर्स लूसियस को सारे प्लान पता होते हैं जो आयरा ने बनाए होते हैं। पहले तो वो पागल होने की एक्टिंग कर रही थी, जिससे कि लूसियस को ये यकीन हो जाए कि वो जितने भी लूसियस के इविल काम है वो बाहर जाकर नहीं फैलाएगी, जैसे कि मोटू के डॉटर्स को एक स्लेव की तरह बेच देना। लूसियस उसे देखता है जहाँ सारे लोग आयरा के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और लूसियस बोलता है कि तुम इस पनिशमेंट के बाद जब पूरी तरीके से टूट जाओगी तो फिर लास्ट में मेरे पास ही आओगी। और वो बताता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये लोग बेशर्मों की तरह उस पर टूट गए हैं। 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है हमें, जहाँ आयरा की एक न्यूड फ़ोटो लगी होती है और जितने भी लोग होते हैं उसे देखकर पागल हो रहे होते हैं। और इधर आयरा को 3 दिनों तक लूसियस ने अच्छी तरीके से ट्रीट किया, और वहीं जितने भी लोग परवर्टेड मैन हैं और शक्ल से बिल्कुल भूखे हुए दिख रहे हैं वो सारे लोग 3 दिनों तक लगातार रोज़ इकट्ठा होते हैं और आयरा की अश्लील फ़ोटोज़ देखते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहां लूसियस अपने मन में कहता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही दूर तक चला गया, लेकिन ये वो थी जिसने मुझे अप्रोच किया, मजबूर किया मेरे साथ स्कैम करके। उधर आयरा चीख रही होती है उन ठरकियों का सामना करते हुए, और इधर लूसियस मस्त सिगरेट जलाकर उसे ही देख रहा होता है। और तभी लूसियस कहता है, सभी लोग रुको, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उधर वो लोग कहते हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को कुछ करने का टाइम ही कहाँ मिला है। लूसियस बोलता है, ठीक है, बाकी की पनिशमेंट अगले दिन होगी। और उस रात जब लूसियस आयरा के रूम जाता है तो आयरा लूसियस के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है, और फिर वो रोते हुए कहती है, माय लॉर्ड, मुझे पता चल गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। अब आप जो भी कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, फिर वो चाहे जो भी हो, बस आप मेरे पनिशमेंट को रोक दीजिए। सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि आयरा की कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आया है। लूसियस उसे अपने गले लगाकर अपने मन में कहता है, सच में इसके लिए ये एक बहुत बड़ा शौक होगा, क्योंकि ये इससे पहले एक नोबेल की तरह ट्रीट की जाती थी। आयरा कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। उधर लूसियस कहता है, चिंता मत करो आयरा। फिर वो हंसते हुए अपने मन में कहता है, आज से तुम्हारी पनिशमेंट मेरी एक स्लेव की तरह होगी और हम दोनों काफ़ी मज़ा करेंगे। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक मोटा सा आदमी चिल्ला रहा होता है। वो कहता है, तुमने मेरे शायरी को यहाँ पर काम पे क्यों रख रखा है। उसके बारे में हमें लूसियस बताता है कि ये एक फ्यूडल लॉर्ड है मेरे नाइबर लैंड का, जो कि ट्राई कर रहा है मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड के एडवांटेज को उठाने का। लूसियस कहता है, माय लॉर्ड, मेरे पास पूरा अथॉरिटी है कि मैं एक प्रीस्ट को अपने पास काम पे रख सकता हूँ। फिर फ्यूडल लॉर्ड कहता है कि जितने भी फ्यूडल लैंड्स हैं वहाँ पे हमारी अथॉरिटीज़ और फॉर्मेलिटीज़ चलते हैं, लेकिन क्यों, क्या मतलब इसका कि तुम शायरी के माता पिता को भी ले गए। फिर लूसियस कहता है, क्यों, क्या मतलब क्यों। ये इसलिए क्योंकि तुम मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड का एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहे थे, और इसके लिए मैं तुम्हें कंपनसेट भी करूँगा, ये सही है। जिसे सुनकर एक पल के लिए फ्यूडल लॉर्ड भी घबरा जाता है कि लूसियस को ये सब कैसे पता चला। फिर वो घबराते हुए कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। फिर वो अपनी उंगली लूसियस की तरफ करते हुए कहता है, मैं अभी के लिए तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं इसे याद रखूँगा। उसके वहाँ से जाते ही लूसियस कहता है, जल्द ही ये मेरे हाथों से पक्का मरेगा। और फिर वहाँ रॉबिन कहता है, माय लॉर्ड, ये मैं हूँ रॉबिन। लूसियस कहता है, ठीक है, तुम अंदर आ सकते हो। फिर वो लूसियस को रिपोर्ट देते हुए कहता है, गार्ड्स ने कुछ लुटेरों को पकड़ा है। लूसियस अपने रोड को उठाते हुए कहता है, बहुत अच्छे, चलो कुछ बातें करते हैं उनसे। और फिर हमें शायरी लूसियस और रॉबिन को साथ में दिखाया जाता है। तभी लूसियस बोलता है, रॉबिन, फ्यूडल लॉज के हिसाब से क्या पनिशमेंट होती है बैंडिट्स के लिए। रॉबिन बोलता है, यस माय लॉर्ड, ज़्यादा कुछ नहीं, उन लोगों के केवल सर काट दिए जाते हैं। जिसे सुनकर वो तीनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। फिर लूसियस उसके सामने रोड को करते हुए कहता है, तो इसे एग्जीक्यूशन कहते हैं।
वो आदमी डरते हुए कहता है, माय लॉर्ड प्लीज़ हमें माफ़ कर दें। तभी लूसियस को शायरी कहती है, नहीं माय लॉर्ड। लूसियस कहता है, हाँ शायरी क्या हुआ? शायरी बोलती है, जो हमारा चर्च है वो हमेशा जीवित चीज़ों के जन्म पर ध्यान केंद्रित करता है, तो कैसा रहेगा कि इनको एक दूसरा मौका हम दें जिससे कि ये अपने गलतियों को सुधार सकें। लूसियस उसकी ऐसी बातें सुनकर अपने मन में ही कहता है, अगर ये ऐसा ही कहती रही तो कैसे चलेगा। जैसा कि पहले इसने मुझे मोटू के डॉटर्स और आयरा को छोड़ देने को बोला, और अब लुटेरों को भी, जो कि इस समय टॉप पर आते हैं। शायरी से मैं क्या ही सपोज कर सकता हूँ जिस तरह की उसकी पर्सनालिटी है, लेकिन मैं इसके लॉजिक के अगेंस्ट भी नहीं जा सकता। फिर वो शायरी से कहता है, हाँ ठीक है शायरी, मैं इन्हें सेकंड चांस दूंगा। मैं तो बस अपने लैंडलॉर्ड के पोजीशन के हिसाब से सोच रहा था, और मैं एक आर्कपिस्ट की तरह अपनी ड्यूटी को निभाना लगभग भूल ही गया था। जिसे सुनकर शायरी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और इसके लिए थैंक यू भी बोलती है लूसियस को। तभी लूसियस उसके सिर पर पेट करते हुए कहता है, अब मुझे तुम्हारे वजह से समझ में आ गया है कि एक चोर को भी थोड़ी बहुत दया दिखानी चाहिए। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरा एक प्रीस्ट के जैसा ही इमेज शायरी के सामने अच्छा होगा, क्योंकि अभी के लिए शायरी की अफेक्शन वैल्यू मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं गेस कर सकता हूँ कि शायरी को बहुत अच्छा लग रहा है जब मैं उसके सिर पर ऐसे पेट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन कह रहा है इसके साथ बेड पर जाने की। उधर जितने भी बैंडिट्स होते हैं वो इन दोनों की ऐसी रोमांटिक सीन को देखकर समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तभी एक बैंडिट अपने सिर को नीचे पटकते हुए कहता है, माय लॉर्ड मैं एक नए पर्सन की तरह बन के दिखाऊंगा आपको, बस आप मुझे एक चांस दीजिए। लूसियस उसे देखकर अपने मन में कहता है, क्या माफ़ी, इस समय मैं कुछ कर भी नहीं सकता। फिर तभी तीनों लोग अपने सिर को झुकाकर गिड़गिड़ाने लगते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं, जिसे देखकर लूसियस पहले तो अपने मन में कहता है, मैं इनके इस सेमलेस एक्शन को एक बुक की तरह रीड कर पा रहा हूँ। फिर वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक घर और रहने के लिए कुछ लैंड्स प्रोवाइड करूँगा, और मैं होप करता हूँ कि तुम लोग हार्ड वर्क करोगे और एक नए पर्सन की तरह बनकर दिखाओगे। जिसे सुनकर वो बैंडिट्स बहुत ही खुश हो जाते हैं, और फिर वो लोग लूसियस का शुक्रिया करते हैं इसके लिए और कहते हैं कि हम अपना बेस्ट करेंगे। फिर वो शायरी की तरफ देखते हुए कहता है कि शायरी प्लीज़ इन सब के ऊपर ध्यान रखना, और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, और मुझे इस फैसले पर कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब केवल मैंने तुम्हारे लिए किया है। और मन में कहता है कि मेरा शायरी के साथ अभी भी एक फ्रेंड वाला रिलेशनशिप है, लेकिन वो समय आ गया है कि अब इसे चेंज किया जाए। तो गाइज़, जो भी इस मांगा को शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, प्लीज़ इसके नेक्स्ट चैप्टर के लिए कमेंट करें, जिससे कि मुझे ये पता चले कि आप लोग इस मांगा को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। नहीं तो फिर मैं कोई और मांगा को एक्सप्लेन करूँगा। और बस आप लोग सपोर्ट दिखाओ और सब्सक्राइब करो। मिलेंगे जल्द ही इसके नए चैप्टर में। तो गाइस, इस चैप्टर के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है, लूसियस शायरी के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, शायरी मैं होप करता हूँ कि मुझे मेरे इस फैसले पर कोई रिग्रेट ना हो, क्योंकि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। फिर राइटर हमें बताता है कि जैसा एक्सपेक्ट था, ये थीव्स का इंसिडेंट काफ़ी बड़ा इशू बन गया और चारों तरफ फैल गया। तभी हमें उन्हीं बैंडिट्स को दिखाया जाता है, जिसमें से एक बैंडिट बोलता है, अरे नहीं ओल्ड मैन, क्या तुम फिर से शुरू हो गए। वहीं हमें एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कहता है, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम जैसे चोरों को फील्ड और हाउसेस क्यों दिए जा रहे हैं। तभी वो बैंडिट्स बोलता है, तुम्हारे लॉर्ड ने हमें माफ़ कर दिया, अगर तुम्हें कोई भी शिकायत है तो जाकर उनसे पूछो। ओल्ड मैन कहता है, माय लॉर्ड आपने ऐसा क्यों किया इन ट्रेस लोगों के साथ। तभी वो बैंडिट्स भड़क जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ट्रेस कहने की। और जितने भी गार्ड्स होते हैं वो उन्हें रोक रहे होते हैं, और उनकी ऐसी ही लड़ाई चल रही होती है, जिसे पीछे खड़े होकर शायरी भी उन्हें देख रही होती है। शायरी अपने मन में कहती है, ये सब मेरी गलती है, क्योंकि मेरी वजह से ही इन लोगों को कोई पनिशमेंट नहीं मिली। फिर सीन रात के समय शिफ्ट होता है, जहाँ हमें किसी के पैरों को दिखाया जाता है, और फिर हमें लूसियस को दिखाया जाता है जो कहता है, ये तो वही लोकेशन लग रही है जैसा कि गेम में बताया गया है, और अगर गेम के बताए गए लेवल के सिमिलर इन लोगों का लेवल भी हुआ तो मैं इन्हें अकेले ही हंट कर सकता हूँ। तो लूसियस को यहाँ पर गेम का कोई मिशन मिला है जिसे वो पूरा करने के लिए आया है। लूसियस सामने वाले आदमी का स्टेटस देखता है
जहां उसका नाम कार्ल लेवल 15 और जॉब थीफ गार्ड होता है। फिर लूसियस अपने स्टिक से उसके सिर पर हिट करता है, जिससे कि वो आदमी एक ही हिट में मारा जाता है। और लूसियस वहां से अंदर की तरफ जाते हुए कहता है, चलो अब कुछ शांति फैलाने का समय आ गया है। फिर वो उन्हीं बैंडिट्स के ग्रुप के बंदों को बहुत ब्रूटल तरीके से मारना शुरू कर देता है। लूसियस उन तीनों बैंडिट्स को देख कर कहता है, चलो मुझे खुद को एक बार फिर से इंट्रोड्यूस करने दो। मेरा नाम लूसियस है और मैं इस पेटारलैंड का लैंडलॉर्ड हूँ। और वो काफ़ी ज़्यादा बैडेस्ट लग रहा होता है। तभी उन तीनों में से एक बंदा बोलता है, ये सन ऑफ बिच ये फिर से यहाँ पर आकर क्या करना चाहता है। और अगले ही पल वो बंदा वहाँ से गायब होता है, जहाँ पे हमें कुछ खून के छींटे दिखाए जाते हैं। और लूसियस कहता है, जब मैं बात करूँ तो कोई भी बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकता। तभी बगल वाला बंदा भी बोल देता है बीच में कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या अभी। और अगले ही पल वो भी वहाँ से गायब हो जाता है और उसके जगह पर हमें खून के छींटे दिखाए जाते हैं, जिसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वो ऊपर पहुँच चुका है। और उनमें से जो अकेला बैंडिट्स बचा होता है वो कहता है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ माय लॉर्ड, बस मुझे छोड़ दीजिए। लूसियस उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहता है, ठीक है फिर कल तक ऐसा सीन होना चाहिए कि तुम लोगों ने मिलकर मुझे धोखा दिया और मैंने जितने भी लैंड्स और हाउसेस दिए थे वो तुम लोगों ने किसी और को बेच दिया, जिससे कि गुस्से में आकर मैंने ये सब किया। और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा और तुम्हारे लाइफ को छोड़ दूंगा और कभी भी तुम्हें मैं ढूंढूंगा नहीं। और वहीं उस बैंडिट्स को जब ऐसा लगता है कि उसे अभी भी जीने का एक मौका मिल रहा है तो वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, यस सर, मैं अपना बेस्ट करूंगा। और फिर अगले दिन वैसा ही होता है जैसा लूसियस ने प्लान किया होता है। सभी तरफ भगदड़ मची होती है और सभी को ऐसा ही लग रहा होता है कि लूसियस को उन बैंडिट्स ने धोखा दिया, इसलिए लूसियस ने उन्हें मार डाला। और तभी हमें लूसियस को दिखाया जाता है, जो कि मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है कि मैं होप करता हूँ कि शायरी को भी मेरे ऊपर कोई शक ना हुआ हो कि मैंने उन बैंडिट्स के साथ क्या किया। तभी गेट पर कोई आकर कहता है, माय लॉर्ड, मैं शायरी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। लूसियस कहता है, क्या, रुको एक मिनट। लेकिन उसकी पूरी बात होने से पहले ही शायरी अंदर आ जाती है और लूसियस को देखकर बहुत हैरान होती है। और तभी हमें लूसियस को दिखाया जाता है, जो कि अपने सिर पर एक कपड़े को डालकर वहीं पर बैठा होता है और उस कपड़े पर खून के धब्बे लगे होते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि वो खून के धब्बे किसके हैं। शायरी उसे देखकर बहुत हैरान होती है और कहती है, माय लॉर्ड, क्या आप ठीक हैं? मुझे जैसे ही ये पता चला कि आपकी फाइट उन थीव्स के साथ हुई है तो मैं यहाँ पर आ गई। लूसियस रोते हुए कहता है कि वो बैंडिट्स यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे और मैं जब उन्हें रोकने के लिए गया तो उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। शायरी हैरान होते हुए कहती है, क्या ऐसा हुआ था? लूसियस कहता है, हाँ, मैं तो केवल तुम्हारी एडवाइस सुनकर उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। शायरी रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो लूसियस, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ। और शायरी की आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं लूसियस की ऐसी हालत देखकर। लूसियस कहता है, मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा सा खुश कर सकती हो? शायरी लूसियस को गले लगाकर कहती है, ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लूसियस कहता है, क्या सच में? और उसको आप देख ही सकते हैं। लूसियस कहता है, ठीक है, अभी के लिए क्या तुम यहाँ पर बैठ सकते हो? और शायरी वहाँ पर बैठ जाती है और फिर लूसियस उसके काफ़ी ज़्यादा करीब जाकर कहता है, शायरी, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो गाइज़, आप लोगों ने सही सुना, लूसियस ने उसे प्रपोज कर दिया है। और उसकी बात सुनकर शायरी वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। फिर लूसियस उसे किस करने लगता है, जिसे देखकर पहले तो शायरी उसे मना करती है, लेकिन फिर लूसियस के इंसिस्ट करने के बाद वो मान जाती है। और इसके आगे के सीन में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा आप सोच रहे हैं। लूसियस उसके साथ केवल अपने हाथों को इस्तेमाल करता है और आगे आप समझ जाएं। नेक्स्ट सीन में हमें लूसियस को दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं अपने डिज़ायर को किसी तरह कंट्रोल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शायरी की लाइकेबिलिटी कम हो जाए मेरे गलत एक्शन से। अभी वहाँ रॉबिन आकर कहता है, माय लॉर्ड, मैं रॉबिन। लूसियस कहता है, ठीक है, तुम अंदर आ सकते हो। तभी रॉबिन वहाँ दौड़ते हुए आता है और कहता है, माय लॉर्ड, कुछ बुरा हुआ है। डीमन किंग को रिजरेक्ट किया जा रहा है। रिजरेक्ट मतलब वापस ज़िंदा किया जा रहा है। लूसियस हैरानी से कहता है, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम हल्के में लें, ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। जाओ और जितने भी नाइट्स हैं उन्हें प्रिपेयर करो। और फिर हमें उसके नीचे आयरा को दिखाया जाता है, जिसके स्टेटस को दिखाया जाता है, लव पॉइंट 100 हो गए हैं। और कोई मुझसे ये मत पूछना कि वो टेबल के नीचे क्या कर रही है। रॉबिन वहाँ से जाते हुए कहता है, यस सर, मैं जितने भी नाइट्स हैं उन्हें रेडी करता हूँ। फिर हमें नेक्स्ट सीन में एक गोब्लिन को दिखाया जाता है, जिसकी फाइट लूसियस के साथ हो रही होती है। लूसियस उसके अटैक को पहले रोकता है और फिर उसको काफ़ी आसानी से मार देता है। और वहीं हमें रॉबिन को भी दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी मुश्किल से ही गॉब्लिन के साथ फाइट कर पा रहा होता है। लूसियस अपने मन में कहता है, जहाँ तक मुझे याद है ये डीमन किंग काफ़ी पहले ही मारा गया था, लेकिन अब कुछ मॉन्स्टर लोग मिलके उसे रिजरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
और ये सारे मॉन्स्टर मेरे फ्यूडल लैंड में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं। और फिर लूसियस रॉबिन से कहता है मुझे लग रहा है ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया। रॉबिन कहता है यस माय लॉर्ड, क्या मुझे उन नाइट्स को रोक देना चाहिए कि वो यहाँ पर ना आए। और रॉबिन का लेवल हमें दिखाया जाता है जो कि पहले लेवल 20 था और अब 30 हो गया होता है। लूसियस कहता है नहीं, पहले हम वापस चलेंगे और हम थोड़ा रेस्ट करके फिर वापस आएंगे पूरी तैयारी करके। और फिर हमें लूसियस का भी लेवल दिखाया जाता है जो कि पहले 36 था और अब 45 हो गया होता है। रॉबिन कहता है ठीक है सर, मैं घोड़े गाड़ी को तैयार करता हूँ। और फिर हमें उन दोनों को घोड़े गाड़ी के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर रॉबिन तो मस्त सो रहा होता है। लूसियस अपने मन में कहता है मैं होप करता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी मेंशन में पहुंच जाऊं क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही थक गया हूं। और फिर हमें कुछ आवाज़ें सुनाई जाती हैं जिससे कि लूसियस की आंख खुल जाती है और वो कुछ बगल में ऐसा देख लेता है जिससे कि कुछ ज़्यादा ही हैरान हो जाता है। और फिर हमें एक एल्फ लड़की को दिखाया जाता है जो कि रॉबिन को उसके बालों से पकड़ के रखी होती है और रॉबिन माफ़ी मांग रहा होता है कि मुझे जाने दो, जिसे देखकर लूसियस भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके ऊपर सीधा अटैक करने के लिए दौड़ता है। लेकिन वो एल्फ लड़की लूसियस के अटैक को काफ़ी आसानी से डॉज कर लेती है और लूसियस उसे देखते हुए कहता है क्या यह अभी मरी नहीं। लूसियस उसके ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए दौड़ता है, लेकिन इस बार एक लड़का आकर अपने शॉट से उसके अटैक को रोक लेता है। इसे देखकर लूसियस बहुत हैरान होता है और अपने मन में कहता है इसका चेहरा कुछ ज़्यादा ही फैमिलियर दिख रहा है। फिर वो कहता है मुझे याद आ गया, ये बास्टर्ड कौन है। फिर हमें राइटर बताता है इस गेम का मेन कैरेक्टर अपीयर हो चुका है जिसका नाम वॉरियर एई है। लूसियस तभी अपने मन में कहता है अगर मैं ओरिजिनल गेम के स्टोरी को फॉलो करूं तो ये मुझसे तब मिलता जब इसके पार्टी में 15 लोग होते, लेकिन अभी के लिए केवल एक एल्फ है इसके पार्टी में और इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होगी और ये दोनों ही कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हैं और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है जिससे कि मैं इस फाइट को टाल सकूं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अगर मैं अभी इनसे फाइट करता हूं तो मेरे हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वो एल्फ लड़की अपने बॉस से लूसियस को टारगेट करते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की, तुम लोग भी डीमन किंग के साइड पर हो। जिसे देखकर लूसियस अपने मन में कहता है लगता है अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे फाइट करनी ही होगी। तभी एई उस लड़की को रोकते हुए कहता है एरिना रुको, ये फ्यूडल लॉर्ड हैं। फिर एई लूसियस से माफ़ी मांगता है इस सब के लिए। गाइस एई का नाम मुझसे लिया नहीं जा रहा है तो इसलिए मैं इसे एडी कहूँगा, आप लोग समझ जाना। ये ओरिजिनल गेम का मेन कैरेक्टर है। तभी एडी लूसियस के सामने नील डाउन करते हुए कहता है मैं हीरो हूँ और मेरा नाम एडी है। तो हीरो बेसिकली उन्हीं को कहा जाता है जो दूसरों की मदद करते हैं और इनकी अच्छी खासी कल्टीवेशन होती है और लेवल भी। और एडी लूसियस को बताता है कि इसका नाम एरिना है और ये एहिल्डन की प्रिंसेस है। और उधर एरिना काफ़ी र्यूडली तरीके से लूसियस से कहती है तुम एक लोली हाफ एल्फ हो, तुम जल्दी से मेरे सामने नील डाउन करो और अपने सिर को झुकाओ क्योंकि मैं एक प्रिंसेस हूँ। लेकिन लूसियस उसे इग्नोर कर देता है और रॉबिन को हील करने लगता है। और लूसियस एडी से कहता है लेकिन वो क्या रीज़न है कि तुम यहाँ पर आए हो। उधर एरिना कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है क्योंकि लूसियस ने उसे इग्नोर कर दिया था जिसे एडी किसी तरह रोक रहा होता है। और तभी एडी बताता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे रहने के लिए कोई जगह चाहिए और इसकी मुझे कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है डीमन किंग को हराने के लिए। तो गाइज ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होती है और इसका अगला चैप्टर जल्द ही आ जाएगा। मेरा यूनिट टेस्ट चल रहा था इसलिए ये चैप्टर काफ़ी लेट में आया है और आप लोग सपोर्ट दिखाते रहें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो गैस इस स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है जहां लूसियस ने एडी से बोला था कि तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो। तभी एडी बोलता है कि इसके दो रीज़न हैं, पहले तो हमें कोई जगह चाहिए जहां हम अपनी एनर्जी को वापस रिकवर कर सकें और दूसरा ये है कि मैं आपसे रेलिक को रिसीव करने आया हूँ जो कि उस हीरो की है जिस हीरो ने अहम भूमिका निभाई थी पहली बार डीमन किंग को हराने में। वहीं सारी बातें रॉबिन और लूसियस के सिर के ऊपर से जा रही होती हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। फिर लूसियस कहता है ठीक है मैं तुम्हें जो चाहिए वो प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन क्या तुमसे मुझे एक फेवर मिल सकता है। एडी बोलता है मुझे तो लगता है अभी के लिए डीमन किंग को हराना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तभी एरिना लूसियस की बात सुनकर भड़क जाती है और कहती है तुम ऐसी पैथेटिक चीज़ें सोच भी कैसे सकते हो, वो भी एक लॉर्ड बनने के बाद। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही हमसे फेवर मांगने में, जबकि हम डीमन किंग को हराकर ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा फेवर कर रहे हैं। उधर एडी एरिना के मुंह पर हाथ रखकर उसे रोक रहा होता है। लूसियस उनकी हरकतें देखकर अपने मन में कहता है ये दोनों ही साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं और मैं होप करता हूँ कि ये ऐसे ही साथ में हमेशा रहें और कभी ना बिछड़ें। लूसियस की इस बात का मतलब आपको आगे समझ में आएगा। फिर लूसियस एक मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है कि जितने भी मॉन्स्टर हैं वो जो यहाँ के सिटीजन्स हैं उन्हें कुछ ज़्यादा ही हार्म पहुँचा रहे हैं, इसलिए प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए उन्हें रोकने में। एडी कहता है ठीक है मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे बातों को
और हमारे पास कोई अदर चॉइस भी नहीं है। तभी लूसियस कहता है, डियर हीरो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने मन में कहता है, एक बार मैं अपनी आर्मी को दोबारा रिकवर कर लूँ, फिर मरोगे तुम दोनों। और लूसियस को सबसे ज़्यादा गुस्सा एरिना को देखकर आ रहा होता है, क्योंकि एरिना ने उसका बहुत ज़्यादा मजाक बनाया था। और फिर हमें लूसियस बताता है कि ओरिजिनल गेम में जो एल्फ प्रिंसेस थी वो अपने घर से भाग कर आई थी। और फिर हमें लूसियस को आयरा के साथ दिखाया जाता है, जहाँ उन दोनों के बीच सिस्टम हो रहा होता है। लूसियस कहता है, वो क्रेजी बिच मुझे नीचे नज़रों से देख रही थी, और अपना सारा गुस्सा आयरा के ऊपर निकाल रहा होता है, जिसे मैं दिखा नहीं सकता आपको। फिर लूसियस कहता है, जहाँ तक मुझे याद है, रीना और एडी की शादी तभी होगी जब एडी डीमन किंग को हराएगा। लेकिन क्या होगा अगर मैं डीमन किंग को हरा दूँ? तो क्या एरिना मेरे आगे अपने आप को सबमिट कर देगी? फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लूसियस कहता है, तुम दोनों ने बहुत हार्ड वर्क किया। फिर वो रॉबिन से कहता है, रॉबिन, क्या तुम हमें रेलिक तक ले जा सकते हो? रॉबिन कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, तुम लोग मेरे पीछे आओ। रॉबिन सामने हाथ दिखाते हुए कहता है, यहाँ जो रेलिक है वो टेबल के टॉप पर रखा हुआ है। और सामने देखकर तीनों के चेहरे पर चमक आ जाती है। फिर हमें टेबल के ऊपर एक मास्क को दिखाया जाता है, जिसे देखकर लूसियस अपने मन में कहता है, क्या यही है उस हीरो का रेलिक जिसने पिछली बार डीमन किंग को हराया था? और फिर हमें फिर से उन तीनों को दिखाया जाता है, जो कि अपने अगल बगल इतनी गंदगियों को देखकर उन तीनों के चेहरे पर चमक की जगह पसीना आने लगता है। और फिर एडी बोलता है, ये तो बहुत छोटा है। एरिना गुस्से से कहती है, तुमने इतनी कीमती चीज़ इस जैसे ट्रेस जगह पर कैसे रख रखा है? जिसे सुनकर लूसियस ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाता। और तभी एरिना कहती है, तुम बास्टर्ड, तुम्हारे पास थोड़ा भी दिमाग नहीं है, और ना ही इनफ स्किल है जिससे कि तुम अपने विलेज को खुद से प्रोटेक्ट कर पाओ। और ये सब इसलिए है क्योंकि तुम एक लोली हाफ एल्फ हो। और एरिना ऐसे ही लूसियस को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला बोल रही होती है। और वहीं एडी एरिना को रोक रहा होता है, और पीछे से लूसियस एक ईविल स्माइल देता है। और फिर लूसियस कहता है, तो फिर ठीक है, चलो हम डुएल करते हैं। जिसको सुनकर एरिना हंसने लगती है, और एडी चौंकते हुए कहता है, माय लॉर्ड, मुझे पता है एरिना हद से ज़्यादा बोल गई है, लेकिन उसके जगह पर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लूसियस गुस्से से कहता है, नहीं, अब कोई माफ़ी नहीं चलेगी, क्योंकि इस एल्फ ने मेरे सबॉर्डिनेट के सामने मेरी इंसल्ट की है। तभी एरिना कहती है, तो क्या तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने नील डाउन करूं और माफ़ी मांगूं अगर तुम जीते? और अगर मैं जीत गई तो फिर तुम क्या करोगे? लूसियस अपने मन में कहता है, ये सेमलेस बिच, क्या ये सिर्फ मेरे सामने नील डाउन करके माफ़ी मांगेगी? नहीं, मुझे कुछ और सोचना होगा। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है, और फिर लूसियस कहता है, अगर मैं जीता तो हीरोज़ की पार्टी जो डीमन किंग को मारने जाएगी उसमें से तुम बाहर हो जाओगी। एरिना चौंकते हुए कहती है, क्या? एडी कहता है, माय लॉर्ड, मुझे ये सही नहीं लग रहा। लेकिन लूसियस उसकी कोई बात नहीं सुनता और कहता है, और अगर मैं जीता तो फिर मैं डीमन किंग को डिफीट करने के लिए जाऊंगा। फिर वो कहता है, प्रिंसेस, जब मैं यहाँ से जाऊंगा तब मेरे लैंड्स का ध्यान रखना होगा तुम्हें। तभी एरिना बोलती है, ठीक है, लेकिन अगर मैं जीत गई तो फिर तुम्हें अपने सारे लोगों को इकट्ठा करके उनके सामने मेरे साथ नील डाउन करके मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। लूसियस कहता है, ठीक है, तो फिर तुम प्रिपेयर हो जाओ और मुझे फॉलो करो। एरिना कहती है, जो भी हो, जीतूंगी तो मैं ही, फिर तुम मुझे क्यों कह रहे हो प्रिपेयर्ड होने के लिए? तभी लूसियस खतरनाक लुक के साथ कहता है, तो फिर आखिरी में रो कर मुझे शर्मिंदा मत करना तुम। नेक्स्ट सीन हमें फाइट का दिखाया जाता है, जहां लूसियस और एरिना एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और बीच में एडी खड़ा होता है। और तभी एडी बोलता है, मैं इस डुएल का रेफरी रहूँगा। एरिना अपने बॉस से लूसियस को टारगेट करते हुए कहती है, ये बेवकूफ़, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे फ़ाइट करने की? तभी लूसियस को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिख रहा होता है, और एडी अनाउंस करता है, इस डुएल के विनर के हिसाब से जैसा कि तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ प्रॉमिस किया है उसे पूरा करना होगा। और तभी उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, और तभी लूसियस के सिर के बगल से एक एरो निकलता है, जिसे देखकर लूसियस बहुत हैरान होता है और कहता है, क्या इसने इतनी जल्दी फायर भी कर दिया अपने एरो को? नहीं, ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। तभी हमें एरिना को दिखाया जाता है, जो कि हंस रही होती है, और उसके पीछे हमें एक स्पिरिट को दिखाया जाता है। और तभी एरिना लूसियस की तरफ अपने एरो को फायर कर देती है, जिससे कि लूसियस बाल बाल बचता है, और लूसियस उसके एरोज़ को डॉज करते हुए उसके पास जाने की कोशिश कर रहा होता है। एरिना कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे क्लोज आ भी सकते हो? तभी लूसियस अपने एक स्किल को एक्टिवेट कर देता है, और उसका नाम ब्लेस होता है। उससे लूसियस की अटैक पावर, स्पीड और डिफेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, जिसे देखकर एरिना भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और घबराते हुए उसे ही देख रही होती है। और लूसियस सीधा उसके पास पहुंचकर एरिना को एक बहुत तेज़ पंच मारता है, जिससे कि एक ही पंच में एरिना की हालत ख़राब हो जाती है, और उसके हाथ में एक ब्रेसलेट रहता है जिस पे क्रैक आने लगते हैं,
जिसे देखकर एरिना घबराते हुए कहती है, मेरा स्पिरिट ब्रेसलेट। और मैं आपको बता दूं कि जो स्पिरिट अपीयर हुई थी एरिना के पीछे, वो इस ब्रेसलेट से ही आई थी। और जैसा कि लूसियस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एरिना के ऊपर, तो वो उसके सामने जाकर एक डरावना सा लुक देते हुए कहता है, अब बोलो मुझे बेवकूफ़ और डरपोक, अब क्या हुआ? तुम इधर आओ और उठो, मुझसे फ़ाइट करो। और वहीं एरिना लूसियस को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है और कुछ बोलने की कोशिश करती है। तभी लूसियस कहता है, साइलेंस। और सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि आपके टारगेट को साइलेंट कर दिया गया है। ये भी लूसियस की कोई स्किल होती है। तभी लूसियस अपने रोड को फेंकते हुए कहता है, तुम अभी अपने स्पिरिट ब्रेसलेट को यूज़ नहीं कर सकती, इसलिए मैं भी तुमसे केवल अपने हाथों से लड़ूंगा। और उसके बालों को पकड़कर एक बहुत तेज़ पंच मारता है उसके पेट में, जिससे कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है एरिना की। और गाइस, मुझे नहीं पता ये ब्लश क्यों कर रही है। और लूसियस यहीं नहीं रुकता, उसके पेट पर कई सारे पंचेज मारता है। तभी एडी बोलता है, माय लॉर्ड प्लीज़ रुकिए, अब आप इसको छोड़ दीजिए। क्या सच में फ़ाइट का कंक्लूजन निकलना इतना ज़रूरी है? आप ऐसे कैसे एक ह्यूमन को इस तरह ट्रीट कर सकते हैं? और आप लोगों को तो पता ही होगा, ये सब लूसियस के स्किल की वजह से हो रहा होता है, जिससे कि वो हार नहीं मान पा रही है। लूसियस उसकी बात सुनकर पहले तो कुछ नहीं बोलता और उसे देखता है, फिर वो एरिना को छोड़ देता है और हमें एरिना को दिखाया जाता है उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है, जिसे देखकर एडी एरिना की तरफ दौड़ते हुए कहता है, एरिना क्या तुम ठीक हो? तभी लूसियस उसको रोक लेता है और कहता है, तुम डुएल के बीच में नहीं आ सकते, इस एल्फ ने मेरे सबऑर्डिनेट के सामने मेरी इंसल्ट की है। और उसकी बात सुनकर एडी कुछ नहीं बोल पाता। लूसियस कहता है, मैं अपने फ्यूडल लॉर्ड के ऑनर में फ़ाइट कर रहा हूँ और मैं अपने सबऑर्डिनेट के सामने अपनी इज्जत को कम नहीं कर सकता। और क्या तुम ये चाहते हो कि ये मेरे ऊपर बो चलाए और जो भी करे और मैं कुछ भी ना करूं? और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एक ह्यूमन है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि लूसियस ऐसी एक्टिंग इसलिए कर रहा है जिससे कि एडी के नज़रों में उसकी इमेज अच्छी रहे। और फिर लूसियस एरिना को देखते हुए कहता है, तो ठीक है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब मैं जीत चुका हूँ। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में एरिना को दिखाया जाता है, जो कि कहती है, मुझे माफ़ कर दो मेरे रूडनेस के लिए, और मैं कुछ समय के लिए तुम्हारे इस पिटा कैस्टल को संभालने के लिए तैयार हूँ। लूसियस उसे कहता है, क्या सच में तुम अपने कहे गए बातों पर कायम रहोगी? एरिना कहती है, ऑफ कोर्स, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो मैं अपने प्रिंसेस के ऑनर में कसम खाती हूँ। और फिर एरिना एक मेडिसिन को निकालते हुए कहती है, और ये सही है, एक स्ट्रॉन्गर पर्सन को ही डीमन किंग को डिफीट करने के लिए जाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये एक इमरजेंसी रिकवरी मेडिसिन है जो कि एल्फ किंगडम से है। और प्लीज़ अगर एडी को कोई भी इंजरी आएगी तो उसे ये मेडिसिन दे देना। वहीं लूसियस उस मेडिसिन को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है, सच में मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि ये आखिर किस टाइप की मेडिसिन होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ओरिजिनल गेम में कोई ऐसी मेडिसिन एग्जिस्ट भी करती थी। फिर लूसियस कहता है, हटाओ इसे, अभी के लिए तो मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया है और मैं फाइनली उस टीम का पार्ट बन गया हूँ जो कि डीमन किंग को किल करने जाएगी। और फिर वो हंसते हुए कहता है, हीरो तो अभी मरने वाला है, लेकिन तुम एरिना, जस्ट तुम अभी वेट करो मेरा, मैं तुम्हें अच्छे से रिपे करूँगा जो तुमने मेरे साथ किया है। और वो एरिना को किस तरह इमेजिन कर रहा है वो तो आप देख ही सकते हैं। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है और इसके नेक्स्ट चैप्टर के लिए सब्सक्राइब नहीं तो लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में जल्द ही। तो गाइस, इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां लूसियस अपने लार को बहाते हुए कह रहा होता है, अब मैं भी उस पार्टी में ज्वाइन हूँ जो डीमन किंग को डिफीट करने के लिए जा रही है। और तुम एरिना, बस तुम थोड़ा वेट करो, मैं तुम्हें अच्छे से रीपे करूँगा। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें मोटू लॉर्ड को दिखाया जाता है। मोटू कहता है, लॉर्ड मैं आपको देखने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता चला है कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं डीमन किंग को हराने के लिए। वहीं एडी अपने घुटनों पर आकर मोटू को ग्रीट करता है, जिसे देखकर मोटू भी थोड़ा हैरान होता है। लूसियस अपने मन में कहता है, इसने पहले ही नोटिस कर लिया था कि हम इसके फ्यूडल लैंड से होकर गुजरेंगे क्योंकि यही एक शॉर्टकट है जिससे कि हम जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं, लेकिन ये बास्टर्ड ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहा है जैसे कि हम बहुत क्लोज हैं। तभी मोटू लार बहाते हुए कहता है, माय लॉर्ड, आपने पिटा कैस्टल को अच्छे से सेटअप तो कर ही दिया होगा, अगर नहीं तो मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूँ, और जब तक आप नहीं रहते तब तक मैं आपके पिटा कैस्टल को संभाल सकता हूँ। उसका एक्सप्रेशन देखते ही लूसियस को उसका सारा प्लान समझ में आ जाता है। लूसियस अपने मन में कहता है, जैसा कि मुझे लग ही रहा था, ये सन ऑफ बिच, इसके चेहरे को देखते ही पता चल रहा है कि ये वहाँ जाकर शायरी पे ट्राई मारेगा और उसके साथ कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश करेगा। फिर लूसियस मोटू से कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, मैंने पहले ही इसके लिए किसी और को ऑर्डर दे दिया है। मोटू उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान होता है और कहता है, क्या? नहीं, अब ऐसा मत बोलना कि आप किसी नाइट
या शायरी को अपने जगह पर पीटा कैस्टल को संभालने के लिए देकर आए हैं। और क्या आपको रूल नहीं पता कि इस पोस्ट के लिए किसी हाई नोबल का होना जरूरी है? लूसियस कहता है वो प्रिंसेस है एहल्डन की, तो एहल्डन किसी जगह या फैमिली का नाम है, ये अभी क्लियर नहीं है इस मांगे में। फिर लूसियस मोटू से कहता है तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और हम कुछ ज़्यादा ही बिजी हैं इस वक्त, तो क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं? नेक्स्ट सीन में हमें लूसियस और एडी को दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों जा ही रहे होते हैं। तभी एडी कहता है मुझे पता है मोटू केवल तो हमारी चिंता ही कर रहा था, लेकिन आपके बातों से ऐसा लग रहा था कि आपका मोटू के साथ कुछ अच्छा संबंध नहीं है। तभी लूसियस कहता है कभी भी ऐसे लोगों पर ट्रस्ट मत करना जो कि बाहर से काफ़ी अच्छे दिखने की कोशिश कर रहे होंगे। तभी एडी कहता है आप तो सच में अंदर से बहुत कोल्ड हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं किसी के ऊपर भी आसानी से ट्रस्ट कर लेता हूँ। लूसियस कहता है अगर तुम अपने इस नेचर के साथ एक लड़की होते तो तुम्हारा कई लोगों ने अब तक एडवांटेज उठा लिया होता। एडी कहता है मैं इस सब के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता और क्या हमें रुकना नहीं चाहिए यहाँ पर? तभी वो दोनों वहाँ रुककर आसपास की जगह देखने लगते हैं और लूसियस अपने मन में कहता है ओरिजिनल गेम में एडी के पार्टी का मुलाकात एक लड़की के साथ हुआ था यहाँ पर, और जो मोटू है उसने उस लड़की का फ़ायदा उठाया और काफ़ी बुरे काम किए उसके साथ, जबकि वो एडी के पार्टी में ज्वाइन भी नहीं हुई थी। फिर वो कहता है सच में इस मोटे ने कई सारी लड़कियों के ऊपर हाथ डाला है और वो शायरी के ऊपर भी ट्राई कर रहा है। फिर लूसियस अपने तलवार को तेज़ी से पकड़ते हुए कहता है अगर मुझे एक भी चांस मिला तो मैं इस मोटू को बहुत ब्रूटल तरीके से मारूंगा। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके गले में एक पट्टा रहता है और वो बहुत ज़्यादा जख्मी दिख रही होती है। और फिर हमें कुछ ज़ॉम्बीज़ को दिखाया जाता है जो वहाँ बैठकर मांस खा रहे होते हैं और एक ज़ॉम्बी उस लड़की के साथ कांड कर रहा होता है। और वहीं हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसे पेड़ पर बांधकर उन्होंने लटका रखा होता है। तभी उन ज़ॉम्बीज़ को एक आवाज़ सुनाई देती है और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं उनमें से एक ज़ॉम्बीज़ का सिर फट जाता है और हमें एडी और लूसियस को दिखाया जाता है जो वहाँ पहुँच चुके होते हैं। एडी बोलता है तुम बास्टर्ड, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कमज़ोरों का फ़ायदा इतनी आसानी से उठा सकते हो? वहीं उसे देखकर लूसियस ताली बजाते हुए कहता है वाह क्या शॉट मारा है। वहीं वो ज़ॉम्बीज़ उन दोनों को देखकर भड़क जाते हैं और उनमें से एक ज़ॉम्बी उनकी तरफ उंगली दिखाते हुए कुछ कहता है और उधर ये दोनों भी तैयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए। वो सारे ज़ॉम्बीज़ दौड़ते हैं इन दोनों की तरफ। तभी एडी अपने शॉट से एक ज़ॉम्बी को बीच से ही काट देता है और फिर वो बहुत स्पीड से एक एक करके सबको मारने लगता है। फिर हमें लूसियस को दिखाया जाता है, लूसियस के ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक करने के लिए आता है। फिर अगले ही सीन में लूसियस उसे बीच से काट देता है। लूसियस अपने मन में कहता है मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हीरो के मरने के बाद मैं एरिना के साथ क्या क्या कर सकता हूँ। वहीं एडी कहता है मिस्टर प्रीस्ट क्या आप ठीक हैं? लूसियस कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी एडी उसे उंगली दिखाते हुए कहता है डीमन किंग की एनर्जी मुझे राइट साइड से फील हो रही है। लूसियस बोलता है हमें कहीं कैंप लगाकर अभी आराम कर लेना चाहिए वहां जाने से पहले। तभी वो दोनों वहीं पर आग जलाकर बैठे ही होते हैं। लूसियस कहता है मैं गेस कर सकता हूँ कि जब डीमन किंग को हम लोग हरा देंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा, तो क्या तुम प्रिंसेस के साथ मैरी कर लोगे ये सब खत्म होने के बाद? तभी एडी कहता है हाँ मैं सच में एरिना को बहुत प्यार करता हूँ। लूसियस उसकी बात सुनकर अपने मन में सोचता है क्या सच में मुझे इस तरह बंदे को मारना चाहिए जो इतना नाइस बनने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ एडी अपने तलवार को आगे करते हुए कहता है मिस्टर प्रीस्ट को कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, और लूसियस वहीं सोच रहा होता है अपने मन में कि ये तो बहुत सारे हैं। और फिर हमें उनके सामने कई सारे ज़ॉम्बीज़ को दिखाया जाता है और मॉन्स्टर को। तो सॉरी गाइज मैं बहुत देर से जो गोब्लिन है उन्हें ज़ॉम्बी बोल रहा हूँ। फिर वो दोनों मिलकर जितने भी गोब्लिन और मॉन्स्टर हैं उन सभी को एक एक करके मारने लगते हैं और किसी तरह फाइट कर रहे होते हैं क्योंकि वो लोग कुछ ज़्यादा ही संख्या में होते हैं। फिर फाइनली वो दोनों मिलकर किसी तरह उन सभी को मार देते हैं। तभी एडी कहता है मिस्टर प्रीस्ट मुझे लग रहा है हमारे सामने कुछ तो अपेयर हो रहा है। फिर हमें उसके सामने एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए कहता है क्या तुम हीरो हो? और उसे देखकर लूसियस बहुत हैरान होता है। लूसियस अपने मन में कहता है ये तो पिल्कियोस है, ये उन 4 हेवनली किंग्स में से एक है और ये हेवनली किंग्स हीरोज से बहुत नफरत करते हैं और इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होती है। वो कहता है क्या मुझे हीरो को यहीं मरने के लिए छोड़कर भाग जाना चाहिए? लूसियस कहता है नहीं मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ऐसा भी हो सकता है कि ये इस मॉन्स्टर को हरा दे क्योंकि कुछ दिनों से इसकी भी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तभी हमें दिखाया जाता है एडी फाइनली किसी तरह उस मॉन्स्टर को मार देता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में लूसियस और एडी को बहुत स्पीड में डीमन किंग की ओर बढ़ते हुए दिखाया जाता है। लूसियस अपने मन में कहता है सच में ये मेरे सोच से भी अधिक स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी के लिए मैं सोचूं तो अगर ये ज़िंदा रहे तो मेरे लिए बेटर होगा। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ, बल्कि हम लॉजिकली ये देखें तो ये केवल एरिना को चाहता है जिसकी पर्सनालिटी बिल्कुल बेवकूफ़ों जैसी है। और मेरे पास ऑलरेडी अभी 2 लड़कियाँ हैं
और मैं जो अदर फीमेल कैरेक्टर हैं उन पे भी ट्राई कर सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं इसका अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ। तभी एडी कहता है मैं राइट साइड से बहुत ज़्यादा डीमन किंग की एनर्जी फील कर पा रहा हूँ, इसलिए अब हमें तैयार हो जाना चाहिए। लूसियस कहता है डीमन किंग को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ और जितने भी हैं उनका ध्यान मैं रख लूँगा। एडी बोलता है ठीक है, फिर तुम मुझे कवर करो। फिर लूसियस अपने मन में कहता है सच में इस डीमन किंग को रिजरेक्ट करने के लिए बहुत लोगों की सेक्रीफाइस दिया गया है, और जहाँ तक मुझे याद है फाइनल बॉस इविल फ्यूडल लॉर्ड और डीमन किंग होंगे। फिर वो दोनों फाइनली वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर लूसियस कहता है मुझे नहीं लगता कि इन्हें फेस करना हमारे लिए इजी होने वाला है, और हमें वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं। पूरा मॉन्स्टरों का एक ग्रुप होता है। वहीं हमें इविल फ्यूडल लॉर्ड को भी दिखाया जाता है, जो कि गुस्से में कहता है कौन हो तुम लोग और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, और उसका लेवल हमें 25 बताया जाता है। और उसके बगल एक एग होता है, जिस एग में डीमन किंग को रिजरेक्ट किया जा रहा होता है। डीमन किंग का एक हाथ एग से बाहर निकलता है और उसका लेवल अभी के लिए केवल 33 होता है। एडी बोलता है मिस्टर प्रीस्ट केयरफुल रहो, ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। फिर हमें एडी और लूसियस का लेवल दिखाया जाता है और उन दोनों का ही लेवल 46 होता है। लूसियस अपने कान में उंगली करते हुए कहता है हाँ हाँ ठीक है, तुम केवल डीमन किंग को हराने में फोकस करो और जितने भी है उन सबको मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो नीचे पड़े होते हैं और इविल फ्यूडल लॉर्ड जख्मी हालत में माफी मांग रहा होता है। इविल फ्यूडल लॉर्ड कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो। लूसियस उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है मैं कभी भी उन लोगों को माफ नहीं करता जो दूसरे जिंदगियों की परवाह नहीं करते, और वो उसको मार देता है। फिर वो अपने बगल में देखता है जहाँ पर एडी ने अपने तलवार को उस एग में घुसा रखा होता है और उस एग में से बहुत तेज चीखने की आवाज़ आ रही होती है। लूसियस कहता है लगता है इसने बहुत आसानी से इसे डिफीट कर दिया है। फिर तभी एडी अपने तलवार को निकाल कर पीछे हटता है और हमें उसी जगह पर डीमन किंग की आंखें दिखाई जाती हैं और उसके दोनों हाथ एडी ने काट दिए होते हैं। फिर तभी डीमन किंग कहता है लगता है मैं फेल हो गया पूरी तरह से रिजरेक्ट होने में। फिर वो एक अटैक को प्रिपेयर करते हुए कहता है हीरो मैं तुम्हारे इस लवर को अपने साथ हेल में लेकर जाऊंगा, और वो लूसियस को एडी का लवर समझ रहा होता है। तभी लूसियस बोलता है बास्टर्ड मैं इसका कोई लवर नहीं हूँ। तभी डीमन किंग एक बीम सीधा लूसियस की ओर लॉन्च कर देता है। तभी लूसियस को धक्का देकर एडी उसके सामने आ जाता है और हमें दिखाया जाता है वो बीम सीधा एडी को हिट करता है, और एडी के इस एक्शन को देखकर लूसियस बहुत ज़्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है मैं किसी तरह भी इस अटैक को डॉच नहीं कर सकता था। और फिर हमें एडी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ही जख्मी हो गया होता है इस अटैक से। फिर तभी लूसियस जल्दी से एडी को हील करने के लिए जाता है, लेकिन उसके हीलिंग का एडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि एडी का बहुत सारा ब्लड लॉस्ट हो गया होता है। और लूसियस कहता है क्या मेरी हीलिंग एबिलिटी इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रही है, और पहली बार लूसियस किसी के लिए इतना वरी हो रहा होता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हीलिंग एबिलिटी लगभग सभी प्रीस्ट के पास होता है और लूसियस के पास भी है। तभी लूसियस को उस मेडिसिन के बारे में याद आता है जो एरिना ने दिया होता है उसको, जो कि एक फॉरबिडन मेडिसिन है और इसका इफेक्ट मेंस पर ज़्यादा होता है। लूसियस उस मेडिसिन को निकालकर एडी को पिला देता है और फिर कुछ समय बाद एडी को होश आता है और वो लूसियस को थैंक यू बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। लूसियस कहता है नहीं नहीं तुम इसके लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। एडी बोलता है ब्लेम से क्या मतलब तुम्हारा। तभी लूसियस थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है प्रिंसेस ने मुझे एक मेडिसिन दिया था इसलिए मैं तुम्हें बचा पाया, लेकिन इसका थोड़ा साइड इफ़ेक्ट भी हुआ है तुम्हारे बॉडी पे। फिर हमें एडी को दिखाया जाता है जिसका पूरा लुक चेंज हो गया होता है और वो एक लड़की में बदल गया होता है। एडी अपने गालों और अरमानों को छूता है और फिर वो जल्दी से अपने नीचे हाथ लगाते हुए कहता है नहीं मेरा हथियार। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। तो गाइस इसके आगे के चैप्टर में और भी मज़ा आने वाला है, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नहीं तो फिर लाइक ज़रूर करना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी।